जब वॉर इस लेवल पे एस्केलेट हो गया है, अब डी एस्केलेट के लिए परेशान हैं लोग। उनके पास चूँकि बात भी नहीं हो पा रही, वार्ता भी नहीं हो पा रही, कूटनीति भी काम नहीं आ रही, और हथियार भी ख़त्म हो रहे हैं। तब क्या होता है ना कि परमाणु बम का यूज़ होता है। और ऐसी स्थिति दिख रही है, समझ आ रही है कि जैसे रसिया ने धीरे धीरे डॉनबास, लोहांस और जेप्रोजिया, ये सारे उसने ले लिए, मारियोपोल अपना एक बना लिया, गलियारा पूरा, जो पूर्वी यूक्रेन का है, जो सीधा क्रीमिया तक जाता है। सीधी सी बात है, अब उसके उस पर अटैक को वो समझेगा कि उसके देश के ऊपर अटैक, वो तो अलग बात होगी, बहाना हो गया, वो तो कोई उसमें नई चीज़ नहीं है। लेकिन यूक्रेन में जेलेंस्की क्या कर रहा है, जेलेंस्की की मैं कहूँगा कि वास्तव में बेवकूफ़ है थोड़ा सा। देखिए, बहादुर होना अलग बात है, बेवकूफ़ होना दूसरी बात है। आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जान दे देनी चाहिए अपने देश के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिनके जो आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उसकी भी समझ होनी चाहिए। चलो, हम लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, हम अपने देश की, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए, सबको लड़ना चाहिए, अब बहुत अच्छी बात है, बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, उसको कोई भी, आपने पूरा देखा होगा, पूरा युद्ध अब तक देखा होगा 200 कुछ दिन का, उसने कहीं पे भी रसिया पे एक छोटा सा भी अटैक नहीं कर पाया है, कहीं पे भी, सिर्फ डिफेंसिव में है। और पहला एक पुल तोड़ने का प्रयास किया, उसका ये नतीजा हुआ कि अभी तक रिहायशी, जैसे ये जब वॉर होता है तो वॉर की ट्रीटी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि जैसे भी जो होगा उसमें पब्लिक पे उस पर नहीं करेंगे अटैक। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जितना भी जो आर्मी का सेटअप होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं वो। और कुछ ऐसे जगह होती हैं, ऐसे अड्डे होते हैं, उन पे करते हैं जो सरकार से सपोर्ट हो गया, जैसे आपका ऊर्जा संयंत्र हो गया, जो भी जिससे चीज़ें बढ़ती हैं या आर्मी को सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें वो ख़त्म करते हैं, उस पे होता है। लेकिन अब पहली बार बम से हमला विशुद्ध रूप से कहाँ हो रहा है, आपके पब्लिक एरिया में, सिविलियन पे हो रहा है, और उस जगह हो रहा है। अब तक क्या था ना कि राजधानी छोड़ी हुई थी कीव, तो यूरोपियन नेता भी जाके घूम रहे थे, अमेरिकन नेता भी जाके घूम रहे थे सपोर्ट में। लेकिन अमेरिकन ने जो लड़ाया है यूक्रेन को, और कैसे हथियार दे दिए कि जैसे सामने वाला तोप लिए खड़ा है और तुमने उसे देसी तमंचा पकड़ा दिया, जो 10 फीट की मार करेगा वो मार रहा है 10 किलोमीटर दूर से। उसने ये चीज़ दिखा भी दिया है। कल के उसमें क्या किया कि एक साथ उसने सारे शहरों पे अटैक किया रसिया ने, क्योंकि उसकी तो बैलिस्टिक मिसाइल अंतर महाद्वीपीय हैं, एक साथ अटैक किया। और इनके पास क्या है, थोड़ा सा बस डिफेंसिव आइटम, मिसाइल डिफ्यूज़ कर सकते हैं, 2-4 मिसाइल उड़ा सकते हैं, लेकिन इनके पास अटैक का कुछ है ही नहीं, सारा का सारा डिफेंसिव इन्हें आइटम दिया गया। डिफेंसिव मटेरियल लेके ये लड़ रहे हैं और अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं, अपनी ही संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। ये इतने पे भी रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं यूक्रेन अपने को तबाह करा लेगा, क्योंकि रसिया एकदम उग्र कंडीशन में है और सारे चीज़ करके देख लिया है दुनिया ने, सारे बैन वैन लगा के देख लिए, उल्टा बैन में उसको फ़ायदा हुआ है। ठीक, कैसे, ये यूरोपियन कंट्री बगैर गैस के रह नहीं पाएंगे, गैस लेंगे ही, कोयला लेंगे ही, कोयला बेचेगा ही, वो डीजल बेच ही रहा है, कच्चा तेल जम के बहुत ज़्यादा होता है वहाँ, तो उससे उसको फ़ायदा भी हुआ, इतना नुकसान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक अव्यवहारिक राजनेता हैं, क्योंकि वो कॉमेडियन थे, उन्होंने राजनीति की ही नहीं, इसलिए कहा जाता है कि देश का लीडर हो, परिपक्व हो, उसे मालूम हो सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ, कंडीशन, और सारा उसको कूटनीति समझ हो कि क्या हम कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो भारत पे अटैक करने के लिए चंगेज़ खान ने योजना बनाई। चंगेज़ खान की योजना को टालने के लिए इल्तुतमिश ने एक अपना दूत भेजा। दूत ऐसे समझ लो कि जैसे हम लोग उस समय प्रयागराज में पढ़ रहे होते थे यूनिवर्सिटी में, अब पता लगा हमारा एग्ज़ाम होता है जून के महीने में, जूनियर बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होगा जून के महीने में, लोग घूमने के लिए चल दिए प्रयाग। तो आएंगे तो पहले थोड़ी परंपरा ये थी, अब तो आदमी अपनी थोड़ी प्राइवेसी खोजता है, होटल्स में चला जाता तो खोजते थे कि अपने यहाँ का बच्चा कहाँ रह रहा है, किस हॉस्टल में रह रहा है, किस डेलीगेसी में रह रहा है, रूम लेके उसी के यहाँ टिक जाएंगे।
तो हम लोग उनको टालने के लिए क्या करते थे कि अरे भाई साहब इलाहाबाद में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि बहुत परेशानी है, हम लोग तो खुद ही परेशान हैं, हमारे पास तो कूलर भी नहीं है, एक ही टेबल फैन में काम चलाते हैं। मतलब ये हुई कूटनीति कि हमें धीरे से उसको टाल भी दिया कि भाई तुम आना मत, बहुत गर्मी है, एक ही पंखा है। और उसे बुरा भी नहीं लगा कि हाँ यार पढ़ने वाले छात्र ऐसे होगा। तो ऐसे ही उसने चंगेज़ खान को मीठी गोली दी, यहाँ कुछ नहीं है, ऊसर देश है ना, बालू रेगिस्तान है, जैसे वहाँ है पठार तिब्बत वाला वैसे यहाँ है, कुछ नहीं है करके वो टाल दिया। ये भी कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, कूटनीति का उदाहरण है जो मैंने बताया आपको। जैसे हमने अपने अनवांटेड गेस्ट को टाल दिया, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है पीसीएस का, उसी समय वो धमक जाएंगे। चंगेज़ खान आने वाला था, उसको उसने टाल दिया कि कुछ नहीं रखा है यहाँ, घास फूस का देश है। ऐसे ही ये जेलेंस्की भी कर सकता था, बहुत ईजी था। आपको क्या ज़रूरत थी कि हम नाटो का एप्लीकेशन दे रहे हैं, भाई ले लो, हमें शामिल कर लो। पहले अपने देश को स्ट्रॉन्ग करते, इस लायक बनाते कि हम लड़ने लायक रहते, कि 4 गोली इधर से चले तो 2 गोली इधर से भी चले। लेकिन उस कंडीशन में तो हम आप रहे नहीं। पहले ही आपको सांप बना दिया गया, कौन सा, जिसके पास सिर्फ दांत हैं, जहर नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब कि उसके न्यूक्लियर, जितने भी पहले न्यूक्लियर हथियार थे, जो जब रशिया एक था तो सबसे ज़्यादा यहाँ थे, रशिया में थे और कजाकिस्तान में। लेकिन इसने क्या कर दिया, बगैर दांत का सांप बना दिया यूक्रेन को। क्षेत्रफल वाइज बहुत बड़ा है यूक्रेन, मुझे लगता है दुनिया के 6वें 7वें देश में आता होगा वो क्षेत्रफल वाइज। प्रचुर मात्रा में कोयला, वो सब संसाधन हैं, लेकिन उस देश को तबाह कर दिया, खंडर में तब्दील करा दिया है। एक अव्यवहारिक और दूसरे कंधे पे रख के बंदूक, या एक बहुत अच्छा उदाहरण और है इसका। समझदार और मूर्ख में क्या अंतर है? समझदार जैसे मान लो एक समझदार राष्ट्रपति यूक्रेन का है, दूसरा मूर्ख राष्ट्रपति यूक्रेन का है। तो गांव देहात की भाषा में समझो, हम कहे जैसे मान लो हमारा बगल में एक मूर्ख खड़ा है, हमारा दुश्मन सामने है, हम उससे कहे कि जाओ मारो झापड़ सारे के, और गया बगैर देखे भाड़ से दिया। अब ये तो दे दिया और ये नहीं पता कि कितना बलशाली, वो इतना रेल के मारा है कि हाथ पैर टूट गया, आँख सूज गई, लेके चले आ रहे हैं। और जो पिटवाया वो मज़ा ले रहा है कि साला पिटवा दिए, सही किए, दोनों को लड़ा दिए। ये हो गया रसिया का रोल। जो चालाक होता, समझदार होता, जैसे ही पीटने के लिए भेजते कि जाओ यार इसको मार के आओ, तुरंत दिमाग लगाता। गुरु सीओ साहब क्यों पिटवाना चाह रहे हैं, सीओ साहब का क्या इंटरेस्ट है, ये खुद क्यों नहीं मारते, हमसे क्यों मरवा रहे हैं उसको। तो ये भाई चीज़ें होती हैं समझने की, और ये कहीं ना कहीं अभी भी नहीं समझ रहा है जेलेंस्की, और देश को खंडर में तब्दील करवा दिया, एक तरीके से तबाह करवा दिया, बर्बाद कर दिया। अब जो मुझे दिख रहा है, इसके पहले मैंने हमेशा कहा कि इसमें ना वर्ल्ड वॉर होगा ना न्यूक्लियर वॉर होगा, लेकिन जो कंडीशन अभी ताज़ा हालात हैं उसमें भाई मेरे कुछ भी संभव है। वर्ल्ड वॉर हो ना हो, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, जो कंडीशन पहुंच गई। क्योंकि जब हमारे अस्त्र शस्त्र ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हम रखे हैं काम भर का बड़ा, एक ही मार के ख़त्म कर देते हैं। विलेन हम वैसे ही बन गए दुनिया में, तो एक बार मार के ख़त्म कर दी, 4 बम गिराए, ख़त्म, तबाही, खुदा भाग जाएगा, ना यूरोप आएगा साथ, ना अमेरिका आएगा। तो ऐसी त्रासदी ना आए कि क्लाइमेट चेंज हो जाए, बहुत बेकसूर लोग मारे जाएं, है ना। इंसानी जीव की कदर होनी चाहिए। तो बस मैं सोचा कि कूटनीति आज पढ़ने वाले छात्रों को समझा दूं, ताकि रिटर्न का भी कोई आए एग्ज़ाम में तो कूटनीति की ये जो हमारे वाले देसी उदाहरण हैं इनको भी डाल सकते हैं आप। थैंक यू।